हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ठीक 101 साल पहले टाइटैनिक एक अंधेरी रात के वक्त एक आइसबर्ग हिमखंड से टकरा गया था। उस वक्त अधिकांश यात्री नींद के आगोश में थे। हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड के साउथ पैटर्न से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था और महज 3 घंटे के अंदर 14 और 15 अप्रैल 1912 की दरमियानी रात में टाइटैनिक अटलांटिका महासागर में समा गया। जिस जहाज के कभी नहीं डूबने की चर्चा थी वह डूब गया। हादसे में 1500 के करीब लोग भी मारे गए। इसे 110 साल बीतने के बाद भी सबसे बड़े समुद्री हादसे माना जाता है। हादसे की जगह से अवशेष को सितंबर 1985 में हटाया गया था। हादसे के बाद कनाडा से 650 किलोमीटर की दूरी पर 3843 मीटर की गहराई में जहाज 2 भागों में टूट गया था और दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर दूर हो गए थे। इस हादसे के साल के बाद भी आज भी इस हादसे को लेकर रहस्य बना हुआ है। इस विशालकाय जहाज के बारे में कहा कि डूब नहीं सकता, ईश्वर भी इसे डुबा नहीं सकता। इस भरोसे की अपनी वजह भी थी। रियो डी जेनेरियो की यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ नेवल एंड ओशन इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर और इंजीनियर अल्कादे दा पिनो इंजीनियरिंग के लिहाज से देखे तो ये डिजाइन के आधार पर विकसित था। पहला जहाज था जहां में कई बार टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे, यानी अगर जहाज का कोई कमरा पानी से भर जाए तो वह दूसरे कमरे को डुबा नहीं सकता था। इस जहाज को तैयार करने के दौरान कुछ मुश्किलें भी हुई थी। जहाज की ऊंचाई कितनी रखी जाए ताकि बिजली के तार और पानी के पाइप ठीक से काम कर रहे हैं, इस पर काफी सोच विचार हुआ था। प्रोफेसर अल्हो के मुताबिक इस पर सोच विचार करने के बाद उन लोगों ने जहाज की ऊंचाई निर्धारित की थी। पानी भरने की स्थिति में भी उन लोगों का आकलन था कि पानी छत की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने छत पर भी सुरक्षित अपार्टमेंट बनाए थे, लेकिन तब किसी ने आइसबर्ग से जोरदार टक्कर के बारे में सोचा नहीं होगा। प्रोफेसर अलाखो ने बताया, टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज की मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक सुर्ख हो गया था। ऐसी परिस्थिति में पानी छत तक पहुंच गया था। जहाज में पानी पूरी तरह से भरने लगा था। ऐसी स्थिति में बचाव संभव नहीं होता। अब पानी निकालने के लिए सभी पंप को सक्रिय कर सकते हैं, तमाम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पानी जिस रफ्तार से अंदर आता है उसी रफ्तार से बाहर नहीं निकाला जा सकता। जहाज बनाने और नेविगेटर सिविल इंजीनियर थियरी बताते हैं, टाइटैनिक का प्रचार इस तरह किया गया था कि ये डूब नहीं सकता। इसी वजह से कि बहुत सारे तहखाने बनाए थे जो वाटर टाइट दीवारों से बने थे। तहखानों की 2 कतारों में पानी भरने की स्थिति में जहाज डूबने वाला नहीं था, लेकिन आइसबर्ग से टक्कर ने जहाज को काफी नुकसान पहुंचाया और वाटर टाइट कंपार्टमेंट की कई दीवार नष्ट हो गई थी। फॉर्मेशन डेफर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और ट्रांसपोर्ट इंजीनियर ऑरिलो सोरार मुतार के मुताबिक टाइटैनिक के वाटर टाइट कंपार्टमेंट को बंद करने की व्यवस्था भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। उस दौर में जहाज को बनाने में प्रत्येक धातु मौजूद स्टील जितनी मजबूत नहीं थी। सोरास मूर्ते ने बताया, जोरदार टक्कर के बाद जहाज के ढांचे में भी बदलाव आ गया था। दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे, वह फंस गए थे। उस वक्त भी टाइटैनिक शुद्ध स्टील से बनाया गया, लेकिन तब का स्टील आज के स्टील जितना मजबूत नहीं होता था। साओ पौला के मैगजीन पर्सुएजन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और धातु विज्ञान के इंजीनियर जॉन वेतावू बताते हैं कि 1940 के दशक तक समुद्री जहाज की मुख्य बॉडी धातु के सीट से बनाते थे। हालांकि बाद में इन जहाजों की मुख्य बॉडी बनने के धातु को पिघलाकर इस्तेमाल किया जाने लगा। वेतावू बताते हैं, तब से लेकर अब तक तकनीकी और सामग्री काफी बदल गई है। आज धातु को पिघलाकर सीटों को जोड़ा जाता है। स्टील बनने में भी कार्बन का इस्तेमाल कम होने लगा है, मैग्नीशियम का इस्तेमाल बढ़ने लगा है। आज का स्टील बहुत ज्यादा मजबूत होता है। वेताविक के मुताबिक आज के समुद्री जहाज पानी, समुद्री लहरों के उतार चढ़ाव और समुद्री तूफान से तालमेल बिठाने में कई ज्यादा शमन होते हैं। बड़ी दुर्घटनाओं के बाद उसी वजह में हमेशा मानवीय गलती मिलती है। विशेष पत्र के मुताबिक आइसबर्ग से भरे इलाके से गुजरने की मुश्किल के बीच भी इस पर जल्दी में सफर पूरा करने का अत्यधिक दबाव था।
दरअसल यह दवा ब्लू बैंड को हासिल करने का था। 1839 में शुरू हुआ ये सम्मान अटलांटिका महासागर के सबसे तेजी से पार करने वाले जहाज को मिलता था। टाइटैनिक को इस सम्मान का सबसे जोरदार दावेदार माना गया था। प्रोफेसर अल्हो ने बताया, उस दौर के हिसाब से टाइटैनिक को बनाने में सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग और तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त समुद्री जहाज को बनाने के लिए दुनिया की बड़ी कंपनियों के बीच होड़ थी। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच उस वक्त सबसे लंबे और तेज गति से चलने वाले जहाज बनाने की होड़ थी। सबसे विशाल और तेज जहाज को आधिकारिक तौर पर ब्लू बैंड मिलता था। किसी भी जहाज के लिए ये उपलब्धि हासिल करने के लिए पहली यात्रा को सबसे अहम माना जाता था। अल्हाको के मुताबिक पहली यात्रा के वक्त जहाज की स्थिति बेहतर होती है। पहली यात्रा में जहाज सबसे तेज गति को हासिल कर सकता है और टाइटैनिक ने भी तेज गति हासिल करने की कोशिश की थी। इस हादसे में जो लोग बचे उनमें कई लोगों ने बताया कि जहाज के कैप्टन को रास्ते में आसपास के इलाकों में हिमखंड होने की सूचना मिल गई थी, लेकिन उन्होंने जहाज की गति धीमी नहीं की क्योंकि वह अटलांटिका महासागर को सबसे तेज गति से पार करने के लक्ष्य को हासिल करना चाहते थे। टाइटैनिक अकेला नहीं था। इस जहाज को चलाने वाले कंपनी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने 20वीं शताब्दी की शुरुआती में बेलफास्ट शहर के हार्लैंड और वॉल्सपाइडर को 3 जहाजों को तैयार करने का ऑर्डर दिया था। उम्मीद की जा रही थी कि विश्वविद्यालय विज्ञान टीम द्वारा निर्मित ये तीनों जहाज दुनिया के सबसे लंबे, सुरक्षित और सुविधाओं से युक्त होंगे। इंजीनियर स्टम्प ने बताया, इन परियोजनाओं को उस दौर में खूब प्रचलित भी किया गया था। 1908 से 1950 के बीच निर्माणित इन जहाजों को ओलंपिक क्लास के जहाज कहा गया था। पहले 2 जहाजों को तैयार करने का काम शुरू हुआ था। 1908 में ओलंपिक और 1909 में टाइटैनिक का तीसरे जहाज टाइटैनिक का उत्पादन 1911 में शुरू किया गया था। हालांकि तीनों जहाज किसी न किसी हादसे में शामिल रहे। ओलंपिक जहाज की सेवा जून 1911 से शुरू हुई थी। उसी साल यह एक युद्ध पोत से टकरा गया था। मरम्मत के बाद इसकी सेवा फिर शुरू हुई। पहले विश्व युद्ध के समय ब्रिटेनी नौसेना ने इसका इस्तेमाल सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया था। 1918 में ये एक जर्मनी पनडुब्बी से टकरा गया। मरम्मत के बाद 1920 से फिर इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। पुराने और भरोसेमंद माने जाने वाले इस